हेलो स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक पहुंच चुका है। बोर्ड का प्रिपरेशन आपका चल रहा होगा। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए जो है मॉडल सेट जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से जो प्रकाशित किया गया है उसका हम संपूर्ण हल लेके आए हैं। तो आप हमारे जो वीडियो है उसमें बने रहिए और अपना तैयारी को जो है एक बार और चार चांद लगाने का कोशिश कीजिए हमारे साथ। तो देखेंगे आज हम लोग इस मॉडल सेट के बारे में। और आज का जो मॉडल सेट है हम लोग का मैथ्स की है और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट साइंस का, उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी का एक दो दिन में सब मिल जाएगा। तो आप बने रहिए। और आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का क्लास 10th जैक बोर्ड्स के लिए। और तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन है ये टोटल? तो यहाँ पे जो है 40 अंक का ये है और इसमें हाईलाइट कुछ किया हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के जो है 1 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब इसको बनाने पे आपको 1 अंक मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न के मतलब हर क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से 1 सही रहेगा। उसी ऑप्शन में क्या करना है, सर्कल करना है, मतलब उसी आंसर का उसी को आंसर देना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आगे कि गलत उत्तर के लिए, मतलब अगर गलत अब आंसर दे देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। उसको वहां पे ये नहीं कि आपका जो सही बना है उसका नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नंबर ऐड नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसी चलते आप आसानी से बनाएंगे और इसमें वैसा डरने की बात भी नहीं है। और यहाँ से हमारे द्वारा जो है मॉडल सेट का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप चैनल में बने रहिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में एक बार शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसे यहाँ से क्लास का नोटिफिकेशन मतलब के तौर पे आपको मिल जाएगा जैसे यहाँ स्टार्ट होगा क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे सेशन ए। सेशन ए में लिखा हुआ प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। मतलब 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से सही आंसर देना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखेंगे 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करना है 140 का। तो 140 को हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ते हैं, तो 2 से अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70। अगर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। फिर इसको 5 से अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 का कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे जो आंसर आया कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में है क्या? नहीं है इसमें। दूसरा में है, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है सही है, सी नंबर सही है। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि इसी टाइप का अगर 140 नहीं आया तो वहाँ दूसरा संख्या देगा। तो इसी चलते इसी आप मेथड को समझ जाएंगे तो वहाँ एग्जाम में क्या होगा, बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। अब हम लोग आपके सामने जो है दूसरा क्वेश्चन लाए। दूसरा क्वेश्चन का समय कम लगे, वीडियो कम लगे, उसके लिए कुछ हम यहाँ पे बेसिक जानकारी उसको पहले से लिख लिए हैं। जैसे लिखा हुआ एक धनात्मक संख्या है 6q+5 के रूप का है। तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? मतलब पॉजिटिव नंबर इज द फॉर्म ऑफ द 6q+5। देन टाइप्स ऑफ द नंबर्स बताना है। इवन नंबर है, विषम संख्या ऑड नंबर है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, और डी में है क्या चीज है? शून्य है, कुछ नहीं है, जीरो है। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लिए हम लोग जानते हैं कि ए, मान ली इसमें कि ए एक विषम संख्या है और पूर्णांक है, और बी एक यहाँ मान लिए क्या है 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो यहाँ पे कि ए इक्वल टू क्या होता है? 6q+r होता है। इक्वलाइड का हम लोग पहले पढ़े होंगे। और यहाँ पे जो r का वैल्यू लेना है वह क्या लेना है? तो यहाँ पे जैसा रहेगा उसी के अनुसार, मतलब r का वैल्यू क्या लेंगे? 0 से बड़ा बराबर लेंगे और 6 से क्या लेंगे? बराबर और छोटा लेंगे। इसको याद रखना है। तो अब यहाँ इक्वलाइड विभाजन से ही समझते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे हम लोग, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है कि जो r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा, 6 से क्या होगा? बराबर और छोटा होगा। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं r का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग का? a इक्वल टू 6q+0।
उसी तरह से दूसरा का अगर वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिला है a प्लस 6q+1। उसी तरह से यहाँ पे a इक्वल टू 6q+2। उसी तरह से यहाँ पे a प्लस 6q+3। उसी तरह से यहाँ 4, यहाँ पे 5, इसी तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सभी 2 से विभाज्य संख्या है। मतलब अगर इसको हम लोग देखेंगे 2 से भागा चला जाएगा, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे a विषम है और q क्या है, भागफल है। तो a अगर विषम है तो यहाँ पे अगर भाग दे देंगे तो ये हम लोग को क्या मिले, इसमें पहला में हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 6q, दूसरा में क्या मिले 6q+2, फिर 6q+4। तो यहाँ पे जितना भी ये संख्या हम लोग देख रहे हैं ये 2 से कहीं ना कहीं का और पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, ये भाग जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि रूप में मतलब अब यहाँ पे ये पूरा भाग चला जा रहा है तो हम लोग क्या कर 6q+6q+2 6q+4 के रूप में नहीं हो सकता, मतलब यहाँ भाग जा रहा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब ये भाग यहाँ पे नहीं जा रहा, तो इसी चलते मतलब ये तो चला जा रहा है जो अब ये वाला जो संख्या है इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो कैसा संख्या कहलाएगा। तो हम लोग इसका जो आंसर है, और आंसर हम लोग का क्या होगा इसमें कि धनात्मक, मतलब क्वेश्चन में हम लोग का इसमें पूछा था कि कैसी संख्या है ये, तो ये जो है मतलब ये हम लोग का आंसर अगर बात करें तो ये कैसा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखें सम संख्या ये हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो कैसा संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी नंबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने जो आया है क्वेश्चन नंबर 3, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है बताना है। तो इसको मान लिए हम एक अपरिमेय, यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, q = नॉट 0 के रूप में। तो यहाँ पे अगर इसको अगर परिमेय संख्या मान लेते हैं तो p/q के रूप में है तथा q = नॉट 0 होना चाहिए। तो इसमें एक के अतिरिक्त मतलब इसमें गुणनखंड देखेंगे दोनों तरफ क्या है, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर इसको अगर मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या, तो 5 + 2√3 p/q ये परिमेय संख्या मान लिए, तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। मतलब यहाँ पे क्या मिला 2√3 p/q -5। फिर इधर ये 2 है, इसको अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा 1/2 p/q -5। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बोला कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि हम यहाँ पे p/q अगर माने थे तो p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है ना यहाँ पे, लेकिन √3 भी, अब यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या तभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो √3 भी एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि रूट में जो भी √5 है √3 है वो क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो हम लोग को क्या इसमें होगा, तो यहाँ पे जानते हैं कि इसमें जो होगा ये संख्या हो क्या, यहाँ पे जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही होगा इसमें कि ये कैसा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बार कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 पॉजिटिव होल नंबर्स एंड b आर द गिवन एंड इफ 2 यूनिक सॉल्यूशन होल नंबर्स q एंड r, यहाँ पे ये r होगा, q एंड r, p तथा r यहाँ पे है, r इज द एग्जिस्टेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ये अब पहला में लिखा हुआ है, ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये है, चौथा स्टेटमेंट ये है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सही है, उसको बताना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहला तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर पहले अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग क्या देखे थे कि d = क्या होता है, b/q + r होता है। इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसका अगर हम लिख यहाँ पे बात करते हैं a बराबर क्या होता है, तो a बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये आप जानते होंगे डिवाइड से। तो अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि a, इसको अगर b और q मान लिए, इसको b मान लिए और इसको क्या मान लिए, भागफल यहाँ पे लिख लेते हैं, भागफल, ये q मान लिए, और r को हम लोग क्या कहते हैं, r, शेष को क्या कहते हैं, r कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें a बराबर तो b × q + r। अब ये जो ऑप्शन आ रहा है किसमें, कौन सा ऑप्शन में सही है, यहाँ पे मैच कीजिए। तो हम लोग देखेंगे BQ + R, ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, बी इसका सही ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन जो है यह सही है, ऑप्शन नंबर बी।
तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसका जो सही आंसर आ गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो बहुपद क्या होगा। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 of the polynomials are 3 and -2 respectively, then the quadratic polynomials will be, पहला में लिखा पहला ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और सी ऑप्शन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और डी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करके इसमें क्या करना है बताना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे पोलिनोमियल में क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि कोई भी संख्या अगर पोलिनोमियल में होता है तो हम लोग क्या होता है वे फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको जो है दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे ये नंबर जो है हम लोग का 2 नंबर दिया हुआ है, क्रमशः ये कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है। तो उस नंबर भी आना चाहिए हम लोग के यहाँ पे। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण जब रहता है तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों की संख्या, मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे मूलों का योगफल ये कितना दिया हुआ 3 तथा गुणनफल -2। तो अब इसमें अगर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो है किसमें मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पे जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग में ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है बी नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना नंबर होगा बी नंबर होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन गया और इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल यहाँ पे लिखते हैं, अब मूलों का गुणनफल लास्ट में लिखते हैं। तो गुणनफल हम लोग का दे दिया है कि -2, तो यहाँ पे इसका जगह में पुट करते हैं -2 और यहाँ पे जो दिया हुआ था 3 तो 3 पुट कर दिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। हम लोग का 40 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा है, तो आप पूरा वीडियो को एकदम देखेंगे एक एक करके। और यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी। मतलब हम लोग को ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स px इज द गिवन इन द एडजॉइनिंग द फिगर्स द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। मतलब ये जो ग्राफ है किस किस कंडीशन पे क्या होगा, जीरो होगा, कितना बार ये जीरो होगा, इसको आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये लाइनिंग जो जा रहा है एक बार यहाँ पे जीरो है, एक बार यहाँ पे जीरो है, एक बार यहाँ पे जीरो है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यदि हम यहाँ पे ऑप्शन अगर लिख देंगे, पहला है 0, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें 1 और तीसरा ऑप्शन में है 3 और चौथा ऑप्शन में है 4, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो 3 पॉइंट में मिल रहा तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए जो इसका जो ऑप्शन है यह 3 होगा। यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब आपका बुक में कुछ अलग हम आगे पीछे लिखे हैं, तो यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे ये इसका जो है क्यों है, तो इसको ये कितना बार कट कर रहा है 3 बार कट रहा है, इस चलते इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है, लिखा हुआ बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। अब इसको निकालना है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4u प्लस 8u, इसमें से अगर हम 4u को अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ u बचेगा और 4 दूना क्या बचेगा 8। अब दोनों का अगर इक्वेट कर देते हैं 0 से तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो इसको अगर यहाँ पे इक्वेट करेंगे 4u इक्वल टू 0 और यहाँ से
u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u इक्वल टू 0/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2। तो इसका दो गो वैल्यू निकला u का, एक 0 निकला, एक कितना निकला -2। तो अब यहाँ पे ये क्या बोला कि दो इसका दोनों वैल्यू निकल रहा है 0 और -2। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें 0 लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी नंबर होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है ए तथा सी दोनों सही है, तो ए और सी दोनों इसमें है, तो इस चलते इसका दोनों आंसर क्या है, सही है। यहाँ तक बात में समझ में आ गया। तो यदि आपको जो वीडियो है अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कीजिए, और लोग भी देख पाएंगे, अपने दोस्त होंगे, अपने फ्रेंड्स होंगे, और या जो भी है तो सबको शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी जुड़ पाएंगे, और हम आपके लिए जो है और भी इसका आगे का क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था 7, हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 8। 8 में क्या लिखा हुआ है, तो 8 में यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन क्या होगा, सही होगा। इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे दिया हुआ है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया हुआ है विल बी द यूनिक सॉल्यूशन, पहला में। दूसरा बोला गया है विल बी द मेनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। विल बी नो सॉल्यूशन, डी में है 2 हल होगा। एक एक करके यहाँ पे हम लोग को बनाना है, तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे लोग क्या जानते हैं, a1 बराबर a2, मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब ये तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे कि इसका क्या होता है, अनंत हल होता है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो इसको हम लोग अनंत अनंत हल बोलेंगे। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका जो मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अनंत जो है बी नंबर हम लोग देखेंगे, अनेक हल को ही क्या कहा जाता है, अनंत बोला जाता है। विल बी मेनी सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये समझेंगे। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब एग्जाम में और क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग का कितना अभी यहाँ पे आया है, क्वेश्चन नंबर 9। एक समीकरण दे दिया है, अब निरूपित, इसको क्या करना है, रेखा में निरूपित करना है। मतलब एक लाइन दे दिया है 6x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या देखें कि दो इक्वेशन दे दिया है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और तो इसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एकक का वैल्यू क्या दिया हो, इसको हम लोग a1 कहते हैं, a1 का वैल्यू 6 हो गया। इसको बोलेंगे b1, b1 का वैल्यू कितना हो गया 2, और इसको बोलेंगे c1, तो c1 का वैल्यू कितना आ गया 9। उसी तरह से a2 का वैल्यू देखेंगे, तो a2 का वैल्यू कितना आ गया 3, और b2 का जो वैल्यू है -1 है, और यहाँ पे देखेंगे c2 का जो वैल्यू है वह 12 दिया हुआ है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताना है कि ग्राफ निरूपित रेखाएं कैसी होगी, ठीक है, समपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या लंबवत होगी, आपको बताना है कमेंट करके कि क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या देख रहे हैं कि पहले हम लोग a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ 6 बटा कितना आ गया 3, और यहाँ पे जो आ रहा है 2 बटा -1, 3 दूना कितना आ गया 6, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का -2 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मिल रहा है हम लोग का 2 मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे -2, तो ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है भाई, तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले भी आपसे पूछे थे ये क्वेश्चन, यदि अगर बराबर नहीं होता है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, कि जब ये जो रेखा बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो समांतर होता है, पैरेलल होता है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, और दोनों आपस में कभी मिलेगा नहीं, जिस तरह से रेल का पट्टी जो होता है कभी मिलता नहीं, इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया।
तो इससे पहले लोग क्वेश्चन में भी आप समझ गए होंगे कि A1/A2 नॉट अगर B1/B2 होता है तो ये क्या देखेंगे कि ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आपके सामने लाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है और हम लोग 10 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि समीकरण पेयर्स, एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल बताना है। कितना हल होगा, तो x और y का अगर मान निकाल देते हैं तो जोड़ने पे यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2y और यहाँ पे घट जाएगा तो 4, इसको डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 का वैल्यू अगर हम लोग समीकरण x में रख देते हैं पहला में, तो अगर x की जगह में 2 रख रहे हैं तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 4 में से अगर 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो आंसर आना चाहिए 4 और 2, तो आप किस में मैच कर रहा है 4 और 2, यहाँ पे दो आंसर में 4 और 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये जो आंसर जो है यहाँ पे इसमें 2 और ये 4 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो कौन सा अगर आंसर सही होगा, तो इसमें जो आंसर सही होगा पहला नंबर सही होगा, क्योंकि 4 पहले लिखना है 2 बाद में लिखना है। तो हम यहाँ जो डबल लिखा था एक आंसर को चेंज कर दिए, तो इसका जो सही आंसर है, अब 2 4 यहाँ पे लिखा होते हैं, यहाँ एक हम माइनस दे देते हैं तो भी और अच्छा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन अगर बुक का देखेंगे तो बुक में क्या है, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बुक में जो दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बुक के अनुसार। अगर बात करेंगे आपका मॉडल सेट के अनुसार बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी में इसको रखा गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आगे पीछे हो गया ऑप्शन, तो इसी चलते इसमें थोड़ा सा जो आंसर है वो मतलब इधर उधर बुक के देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, अब इसमें बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कौन है या नहीं। तो पहले हम लोग ए ऑप्शन से अगर चेक करते हैं, हम लोग द्विघात समीकरण में जानते हैं कि इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में अगर होगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे जो हम मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो पहली बार जो आपको जो है दोनों में क्वेश्चन मिलेगा और सॉल्यूशन भी आपको दोनों में मिल रहा है। ऐसा जो है पहली बार हो रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो अब ये इंग्लिश मीडियम का जो गेस्ट पेपर है मार्केट में है ही नहीं, तो बच्चा लोग परेशान है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा इंग्लिश में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके। ऐसे क्या होगा कि आसानी से दोनों भाषा को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिटी की क्वेश्चन में ये होता है, अब पहला अगर ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे x और x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसको इससे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, इधर ये आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये खत्म हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो अगर इसको उठाकर सबको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 12 इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी जो है बराबर का अगर उधर ले गए हैं तो यहाँ पे ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे कि x था तो उधर चला गया, और ये भी जो है ये तो खुद अपने साइड है उधर ही है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये इतना आया। अब इसको सॉल्व कर देंगे x माइनस 6x और माइनस 12, तो यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात समीकरण में हम लोग का आ गया है। और इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का 11 नंबर का जो सही ऑप्शन है अच्छा बी नंबर, हम लोग जो ये लिए हैं ये कौन सा नंबर है, x प्लस 12। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन में देखेंगे कि एक हम लोग का जो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये क्या होगा, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसी चलते हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 प्लस 2x ए बी करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे इधर ये जाएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, इस फॉर्म में नहीं आ रहा। अब पहला दूसरा हो गया, तीसरा अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हम तीसरा चेक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे इसको गुना कर देते हैं तो 2x और 3 दूना कितना हो गया 6। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो सबको उठा के उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखेंगे 2s प्लस इधर ये क्या चीज में है, ये हम लोग का जो है तो गुना कर दिया 3 दूना 6, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये 2x हो गया और ये माइनस यहाँ पे 2x हो गया, इधर ये उधर जाएगा तो ये 7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे घटा देंगे तो 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म जो हम लोग का 0 आ रहा है और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 7 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करते हैं, डी एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे डी में अगर एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो अब अगर इसको निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये भी एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसी चलते जो इसका सही ऑप्शन होगा कितना नंबर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि सी जो है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्म मिल रहा है ना एक्स स्क्वायर और 7 मिल रहा है कि नहीं, कॉन्स्टेंट मिल रहा है, इसी चलते इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर सही ऑप्शन होगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और देखने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है कि द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, इसका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 की मूल की प्रकृति है, वास्तविक है, असमान है, क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें देखेंगे कि इसका a का वैल्यू इसका आगे 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है 1 है। सबका वैल्यू अगर 1 है और c का वैल्यू -1 है तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, विभक्तर निकालते हैं। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर b है b का 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 लिख लिए, a का वैल्यू 1 हो गया और c का जो वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो d का वैल्यू जो है वह कितना आया 5 आया। तो जब भी अगर d का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा रहता है तो इसका जो मूल होता है वो क्या होता है समझेंगे यहाँ पे। तो उसका मूल जो होता है हम लोग को याद रखेंगे, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है, रियल एंड द यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो है यहाँ तक हम लोग देख चुके, कितना नंबर 12 नंबर, 12 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ये सही होगा। क्यों सही होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो डी का वैल्यू निकला है 0 से बड़ा, ठीक है बड़ा निकला है, तो ये वास्तविक और असमान होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 13, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, का दो मूल होगा। अब मूल क्या क्या होता है, तो हम लोग इसको, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब फार्मूला ही दे दिया है, तो उसको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पहला में क्या लिखा हुआ, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बताए कि दो जो मूल होगा, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ, एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4, ये इधर पहला ऑप्शन में है, हाँ 0 बड़ा है, दूसरा ऑप्शन में बराबर है। और तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वह क्या होगा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी इसका जो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर वह 0 आ जाता है या कम आ जाता है तो फिर वह मूल उसका वास्तविक नहीं निकल पाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि इसका जो वैल्यू होगा तो इसका सही ऑप्शन होगा कितने नंबर होगा, सी नंबर होगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया कि ऑप्शन जो है सी जो है सही ऑप्शन होगा, जो भी वैल्यू निकलेगा। अगर ये आ जाता है 0 तो फिर आगे तो बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए तभी उसका वैल्यू क्या होगा, आसानी से निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विभक्तर क्या होगा। अब ये निकालना है यहाँ पे,
डी निकालना है, मतलब ए का वैल्यू देखेंगे, ये क्वेश्चन है x माइनस एक्स प्लस थ्री, इसका आगे वाला को a कहते हैं, a इक्वल टू 1, यहाँ पे देखेंगे इसका आगे वाला को माइनस b कहेंगे, और c कांस्टेंट टर्म 3 दिया हुआ है, और d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे b देखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ ये माइनस से माइनस दे दिए 4 दे दिए, 1 का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है 3 है, तो 4 तिया कितना हो गया 12, और 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा ये 12, 12 में से अगर 1 घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 11, -11 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, तो डी भी बन गया यहाँ पे। उसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तो एपी का एनवा पद निम्न में से चुने, मतलब इसका फर्स्ट टर्म ए, मतलब फर्स्ट टर्म इसका ए है, और कॉमन डिफरेंस इसका डी है, तो हम लोग क्या जानते हैं ए एन को ही टी एन कहा जाता है, एल कहा जाता है, ठीक है, अंतिम पद कहा जाता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहा जाता है। अब कौन सा इसका जो फार्मूला है वह मैच कर रहा है, तो हम लोग के अनुसार जो है ये फार्मूला मैच कर रहा, तो इसका जो सही ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का जो सही ऑप्शन है, 15 का जो सही ऑप्शन है कितने नंबर होगा डी नंबर। इसी तरह से हम लोग आगे अब जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 16 देखने वाले। एपी दिया हुआ 10 7 4 का 30वां पद होगा, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 7 में से अगर 10 को घटा देंगे तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या दिया हुआ 30 दिया हुआ है, तो टी 30 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग ए भी कहते हैं ए 30 भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब ए का वैल्यू कितना है 10, एन दिया हुआ इसमें 30 में से घटा देंगे तो 29, और डी कितना लाए हैं -3 लाए हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 9 18 9 27 का 7, प्लस माइनस माइनस 2 आया, 3 दूना 6 7 8, घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 77, -77 कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ पे ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये लिख दिया ये नहीं होगा, तो सही ऑप्शन कितना होगा सी नंबर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 आया है, एपी 3 8 और 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। सेम यहाँ पे अगर चर्चा करेंगे तो इसको अगर हम लोग समझेंगे कि इसमें ए का जो वैल्यू है 3 है, और डी निकालेंगे, तो डी अगर निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कौन सा पद, अगर ये टी एन दे दिया 78, तो उसी तरह से इसको एन भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो अब इसको पुट कर देंगे एन का फार्मूला में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जगह में 78 पुट करना है, ए के जगह में 3, और एन तो नहीं दिया हुआ है एन -1, और डिफरेंस कितना है 5 का, इधर घटा देंगे 78 में से अगर 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, तो इसको लिख देते हैं कि 78 माइनस 3 और एन -1, और ये आ गया यहाँ पे 5, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75, और उधर आ जाएगा एन -1, इधर भागा में 5, 5 एक का 5, 5 5 25, ठीक है, तो एन इधर प्लस में हो जाएगा, तो एन का मान 15 प्लस 1, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, 16वां पद इसका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन आप देख रहे हैं ये अध्ययन केंद्र की यूट्यूब चैनल में, तो आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के साथ। और ये चैनल जो है आपको क्लास 10th के लिए भी, 9 10th के लिए जैक बोर्ड स्पेशल, और 11th 12th साइंस और कॉमर्स, और हम लोग आर्ट्स का भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो पहले साइंस और कॉमर्स का स्टार्ट यहाँ से बैच जो है, और मतलब क्लास 12th का बैच और 11th का बैच सभी चलता है, तो आप हमारे साथ जो है एप्लीकेशन जो है अध्ययन केंद्र का उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और रजिस्ट्रेशन करके कम फी में आप क्या करते हैं घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है उसका लिंक इसमें आपको दे दिया जाएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में आप पहुंच जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो 18 में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे
लिखा भरना है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। तो पहला ऑप्शन में बराबर होती है, समानुपाती होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है। तो 18 का सही आंसर क्या होना चाहिए? समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी नंबर होगा, समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, तो ये समानुपाती होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे 18 नंबर तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। ठीक है, 19 नंबर देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, मतलब दो समरूप त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा। ये क्वेश्चन हमको बहुत मतलब ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम लोग जानेंगे उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसका रेशियो निकाल देना है। मतलब 4:9 जो है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, क्षेत्रफल, तो भुजा का क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भुजा का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो याद रखेंगे जब भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या करने के लिए, तो क्षेत्रफल में जो भुजा रहता है उसको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है समरूप में। तो इसको याद रखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपके सामने विकल्प नंबर डी जो है वह सही आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी में ए बी, एक ए बी है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो कौन बी है? मतलब बी निकालना है। उसी को हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। ए बी सी में कौन जो मतलब एक भुजा है ए बी, जो ए बी है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, मतलब अगर समकोण अगर त्रिभुज ले लेंगे इस तरह से, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज मतलब कर्ण होता है जिस सिरे पर आंतरिक कोण सदा, मतलब जो होता है कि जब अगर ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। इसका मान अगर दे देते हैं, और ए सी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और √3 का अगर वैल्यू 1, 6 का 6 और ये 6 आ जाएगा। तो बड़ी भुजा, अगर बड़ी भुजा की अगर बात करेंगे तो ये 12 है। अब यहाँ पे इसका नाम हम लोग क्या ले लेंगे? ए और सी हो जाएगा। और ए बी अगर इसको ले लेते हैं तो ए बी कितना हो जाएगा? 6√3 और ये हम लोग का हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया? तो एसी, एसी हम लोग का क्या कहलाएगा? तो इसमें बोला गया है सी में कितना डिग्री है, तो सी में यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में इसमें बोला गया कि हो तो कोण बी। तो कोण बी यहाँ पे पता चला कि जब ये मतलब ये बड़ा भुजा है या ये दोनों न्यून कोण है, मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। ती कितना जो बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? सी में यहाँ क्या दिया हुआ? 90 दिया हुआ। तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, इसको जोड़ने पे 90 आया। तो बाकी जो बचा हुआ कोण क्या कहलाएगा? 90 ना कहलाएगा। त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से दो 90 दिया होती, जो बी बचा वो 90 हो गया। तो 90 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का सामने जो है क्वेश्चन, आप लगातार जो है ये फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चन जो है, मतलब एक ही बार में पूरा वीडियो में आप देख ले रहे हैं। ठीक है, एक ही क्लास में। और 21 मूल बिंदु से बिंदु P दिया हुआ है, 3 4 की दूरी क्या है? अब मूल बिंदु क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। अगर हम बात करें इस तरह से, तो इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाई। ये इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल मूल बिंदु। और ये प्लस में होता है, ये लाइन, ये प्लस में, और ये माइनस में, ये भी क्या होगा? माइनस में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग का बोला गया है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3 और 4 की दूरी में। तो x में 3, 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पे, और इसमें y में 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आया। अब इसका जो नाम हो गया ये हो गया। तो ये हम लोग का कितना लिखा हुआ? 3 और ये 4 है। तो 3 और 4 है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? अगर नाम अगर इसका हम लोग दे दें तो इसका नाम P है, तो OQ,
ओ और क्यू, अगर ओ और क्यू अगर दे देते हैं तो ये कितना मीटर हो जाएगा? अगर यहां से अगर बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3, ये 4 है तो 4। तो हम लोग का जो इसका सही जो आंसर है, अगर इसको हम इस तरह से अगर मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ 3 आया और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये मतलब 4 इसका लंबाई है। तो अगर हम लोग मूल बिंदु से अगर लंबाई अगर निकालना रहता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये निकालना है, इसका नाम दे दिए ओ पी, अगर क्यू नाम दे देते हैं, तो हटा देते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में अगर निकालना है, ओ क्यू निकालना है, तो जानते हैं ये कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 4 चौका कितना आ गया? 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, और ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 5 बचे 25, 5 मात्रक होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कोचिंग क्लास, नीट, आईआईटी, जेई, एनडीए, क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इनरोल कर सकते हैं आप। चाहे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं किसी तरह से जानकारी के लिए कि आगे आपको प्रिपरेशन कैसा करना है, क्या बेटर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब यहाँ से जो है दोनों ऑनलाइन मोड पे और ऑफलाइन मोड पे क्लास चलता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि बिंदुओं 2 5 4 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन है मध्य बिंदु से, और मध्य बिंदु का हम लोग जानते हैं x1/x2 प्लस y1 प्लस y2 बाई क्या होता है? 2 होता है। तो अगर यहाँ पे अगर इसका देखेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो इसको हम लोग x1 बोलेंगे और इसको x2 बोलेंगे। तो 2 + 4/2 और वहाँ जोड़ देंगे 5 + 7, तो 4 2 6, 6 का यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3, 7 5 12, ये 6, 3 और 6, इसका सही आंसर क्या होगा? 3 और 6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी हो गया। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 डिवाइड कर दिए, उसका क्या निकल गया? मिडिल टर्म हम लोग का यहाँ से निकल चुका है। अब जब मिडिल टर्म यहाँ से निकल गया, आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2 sin a इक्वल टू साइन 2a हो तो a का मान याद करना है। और ये भी क्वेश्चन बताना है कि इसमें कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को लिखा हुआ कितना है? 2 sin a इक्वल टू साइन 2a, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 sin a, और इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ये हो सकता है आपके बुक में ना दिया हो, लेकिन ये RS अग्रवाल का बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 2 sin a इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे अगर इसका फार्मूला जो है, चाहे 11th क्लास में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इधर ये प्लस में अगर इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 2 sin a माइनस 2 sin a और sin a और यहाँ पे ये cos a, तो इसमें से क्या हो जाएगा हम लोग का? अब 2 sin है से यहाँ पे से 2 sin, अगर इसमें 2 sin को अगर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इतना हम लोग का मिल गया। इसमें से अगर हम 2 sin a को अगर कॉमन कर लेंगे, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा? cos a मिलेगा। इक्वल टू 0 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बात अगर समझ में आ गया, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये इतना आया, तो अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा? अगर इसको इक्वेट करते हैं तो 2 sin a इक्वल टू 0, तो साइन a इक्वल टू 0/2, तो यहाँ पे कितना मिला? 0 मिला। और साइन 0 जो होता है किसका वैल्यू होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे 0 हम लोग का निकल गया, 0 डिग्री आ गया। अब दोनों कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में भी देखेंगे तो हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो इधर ये क्या चीज है? हम लोग का यहाँ पे क्या मिलेगा? cos a इक्वल टू 1, तो cos a का वैल्यू कितना मिला? 1 मिला। तो cos a जो 1 होता है और cos जो 0, दोनों का वैल्यू क्या हो गया? 0।
तो यहाँ पे देखेंगे cos 1 मतलब 1 आता है, 1 किसका वैल्यू है, तो 0 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा। यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री, तो इसका कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 24 को छोटा अगर क्वेश्चन कर दें यहाँ पे 24 में cos 48 माइनस साइन 42 का मान बताना है, मतलब दोनों में से एक मान को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, तो आपका जो मान है यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसका फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला पे बनेगा कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हम लोग सेम पुट कर देते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 42 माइनस 42 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 42 और माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों का अगर माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे तो माइनस करने पे कितना मिलेगा, 0। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। और ये इसका ये फार्मूला होता है कि जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ लिखना है। तो यहाँ 42 है तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, 42 लिखना है। ये फार्मूला 8.2 में ये दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी में भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे, यदि साइन ए, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि साइन ए 3/5 दिया हुआ है, तो कॉस ए का मान निकालना है। तो जैसे ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हम लोग का समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे इसका नंबरिंग दे देते हैं ABC। तो अब यहाँ पे अगर ए इसको अगर माने, थीटा अगर ये है, थीटा जो है ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर कितना निकल गया, 3, मतलब ये 3 मिल गया, और एच जो है ये कितना मिल गया, 5 मिल गया। हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच दिया हुआ है, एच का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और बेस दिया हुआ क्या, बेस नहीं दिया हुआ है। परपेंडिकुलर 3, 3 त्रिज्या 9 आ जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा ये। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से अगर 9 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 बी स्क्वायर। तो बी बराबर √16, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये 4 आया है, 4 लेते हैं इसको। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पे बेस आ गया 4 और एच कितना हो गया, 5। 4/5 किस में है, तो 4/5 ऑप्शन नंबर किस में, बी में, यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन को आसानी से बन गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 को एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज में, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन को आपको एग्जाम में है 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब धरती है, ये अर्थ है, ठीक है, वर्टिकल क्या है, स्टैंड ये है। अब यहाँ पे ये खड़ा है इस तरह से, धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है यह 15 मीटर है, ठीक है, प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और इसका जो मीनार का जो टॉप वाला जो है, इसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है। तो मीनार का हाइट निकालना है, ये वाला एच निकालना है। तो अब देखिए ये जब दिया हुआ तो यहाँ पे देखेंगे इसका नाम दे देते हैं ABC। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें लिख नहीं रहे, बस रिलेशन ढूंढेंगे P/H किस में आता है। तो यहाँ पे ये P/B, tan में क्या आता है, P/B आता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BC/AB, P/B इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3।
और ये दिया हुआ h और ये दिया हुआ कितना 15। अगर इसको इससे गुना कर देंगे, इसको कुछ नहीं 1 है, तो h बराबर कितना आ जाएगा 15√3 मीटर ये आ जाएगा। तो 15√3 मीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे सही ऑप्शन आ जा रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 27। पेन का कलर एक बार चेंज कर देते हैं। 27 में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और इसमें क्यू में क्या है ये 90 डिग्री हाँ समकोण है, और पी और क्यू 3 सेंटीमीटर, इसको मान लिए पी और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और पी और आर ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। क्यू पी आर का क्यू पी आर का मान बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल पी क्यू एंगल क्यू इक्वल टू 90, पी क्यू इक्वल 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर। आपको क्या करना है क्यू पी आर का वैल्यू बताना है। तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे भी बनाए थे। तो हम लोग इसमें 90 डिग्री दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो हम लोग एक पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं आर क्यू बाई पी क्यू, और तो यहाँ पे P बाई बी, और tan कितना डिग्री tan थीटा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब इसका जो वैल्यू है वह x ले लिए और ये दिए 3, तो यहाँ पे कितना आ गया tan थीटा। अगर tan से लेके बना सकते हैं, cos से भी लेके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग निकालते हैं b बाई कॉस का, अगर b बाई एच हम लोग को निकालना क्या है p के बारे में निकालना है, कौन क्यू पी आर, मतलब इस कोण को बताना है कि ये कोण है कितना। तो जब इस कोण को अगर हम लोग को लेना है तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। तो अगर यहाँ पे निकालना है, इसको नहीं निकालना है, निकालना है इसको। तो जब इसको निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कोण पी क्यू आर, ये निकालना है। तो इसको अगर निकालने के लिए हम लोग देखेंगे क्या होगा, कॉस पी हो जाएगा ये कॉस पी। अब कॉस पी तो हम लोग क्यों लिए, क्योंकि जानते हैं कि कॉस में क्या होता है बी बाई एच होता है। तो b बाई एच हो जाएगा, तो ये बेस और h मतलब यहाँ पे जो रिलेशन दिया उसको लिखना है जिसको जानते हैं हम लोग। तो कॉस में अगर b बाई एच में अगर हम बात करें तो ये कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो ये कॉस p, अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस p और b बाई एच 3 बटा कितना हो गया 6, इसको काट देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2, और 1/2 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कॉस में अगर 1/2 का अगर 30 डिग्री होता है, मतलब कॉस अगर यहाँ पे बात करते हैं 1/2 हम लोग किसको कहते हैं, इसको 30 डिग्री कहते हैं। तो 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच का रिलेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और एक वृत्त इसकी स्पर्श रेखा कहाँ पे हो, अनंत हो सकती है। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इन्फिनाइट होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, इन्फिनाइट होगा, बहुत सारा ऑप्शन होगा। चलिए तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई अ टेंजेंट P इज द ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल सेंटर 0 O and the radius 5 centimeter. If the distance between point P and center 0 is the 12 centimeter, then the length of the PQ निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो एक यहाँ पे है और इसको हम लोग स्पर्श रेखा अगर मान लेते हैं, और यहाँ पे ये इस तरह से क्या हो रहा है जा रहा है, और ये टेंजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे दिया है कि ये 5 है और ये कितना है 12 है, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग का निकालना, इसका नाम दे देते हैं पी ओ और क्यू, ये नाम दे दिए। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो
ये तो निकालना है तो दिया हुआ नहीं है। ओपी कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 5 4 9, 4 2 6, 169 कितना का होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, 13 आ गया। अब इसमें सही जो ऑप्शन है 29 का, वो क्या दिया हुआ है, ओ इसमें हम लोग को निकालना क्या है, आउटसाइड ओ क्यू, ओ आर क्यू 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एक वृत्त वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करता है। पी क्यू, पी और क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु है। पी पर ये 90 डिग्री बनाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो इसको याद रखेंगे। ये 90 डिग्री जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग का जो ये अभी 90 डिग्री, तो इसका सामने वाला ही क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर वेव कहेगा तो यहाँ पे एच कहलाएगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर और ओ पी 5 का स्क्वायर, और ये निकालना है हम लोग को ओ क्यू। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, इधर आ जाएगा तो 5 5 25, ओ क्यू का स्क्वायर। 5 में अगर घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ बचा 3, 3 में 1 119 ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ओ क्यू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 119 आ जाएगा। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा कितने नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो यहाँ पे समझेंगे ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको याद रखेंगे कि 90 डिग्री यहाँ पे है, ये और ऐसे है इसका फिगर। मतलब इस फिगर को अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये फिगर ऐसे है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना था, ये 5 दिया हुआ था, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हम लोग को ये दे दिया था कितना, 12 दिया होता, तो ये निकालना था। तो ये निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 119 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जो है 30 नंबर। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण पी क्यू 110 है, और तो कोण पी टी क्यू बराबर है, तो 2 एंगल दिया हुआ है। मतलब एक यहाँ पे देखेंगे, तो पहले क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं कि एक यहाँ पे ये है, एक सर्कल है, अब इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बन रहा है, 110 डिग्री का, और यहाँ पे दो स्पर्श रेखा है, और का नाम दे देते हैं। यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ केंद्र यहाँ पे हो गया, और ये हो गया टी, और ये मान लिए पी और क्यू, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि चतुर्भुज बन रहा है, पहला भुजा दूसरा भुजा, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो उसी तरह से अगर मर्ज कर देते हैं तो एंगल पी पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ ओ क्यू टी प्लस एंगल टी पी ओ, पी हो गया, क्यू हो गया, और टी हम लोग की बात करते हैं, एंगल क्यू टी पी। अब सबको अगर जोड़ देंगे तो सबका वैल्यू कितना है, 110 दिया हुआ है, 110, इसको एक्स एक्स मान लिए, एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, और इसका वैल्यू नहीं दिया तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स, और टोटल 360 होता है। तो 9 9 18, इधर 110 हो गया, और यहाँ पे 180 बराबर, यहाँ पे प्लस एक्स और बराबर 360, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, तो क्या जाएगा 190, 290 उधर जाएगा तो माइनस, तो 360 में से 200 अगर 90 को घटा देते हैं, 0 16 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 70। तो 70 है क्या इसका आंसर, 70 डिग्री इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
तो चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। अभी बताए थे स्पर्श रेखा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 110, सबको जोड़ दिए, घटा दिए, तो आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसी तरह से बनाएंगे और ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है 31, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है। तो हम लोग जानेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब जो जिसका जिसका वैल्यू दिया उसको पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हो तो 22 बटा कितना पुट करना, 7। आर आर दिया हुआ क्या 14 गुना 14, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हो 60 डिग्री बटा 360। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 हो गया। ठीक है, 7 दूना कितना हो गया 14, और 2 तिया कितना हो गया 6। अब तो कटेगा नहीं, तो 14 दूना 28 का 8, हाथ में कितना आया 2, 14 दूना 28 29 30, 308 बटा 3 है क्या। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फार्मूला अगर आपके अंदर याद है या थोड़ा सा अगर माइंड अगर सेट कर सकते हैं, ये फार्मूला याद नहीं करना, याद करने के लिए हम बताते हैं कि अगर यहाँ पे बोला, अगर यहाँ टोटल 360 होता है तो टोटल 360 हो गया, जिसका निकालने बोला है तो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जिस टोटल 360 करते हैं, रेडियस दिया हुआ रहता है, और पाई परिधि के लिए पाई का मान 22 बटा क्या करते हैं 7 करते हैं। तो फार्मूला याद नहीं करना है, बस समझना है कि ये हो क्या रहा है, और सर्कल से रेट कर देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। बहुत सारा हम आपको ट्रिक दे रहे हैं इसमें कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, निम्नलिखित में से कौन से इसका सही होगा, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 32 में। तो यहाँ पे भी इसका तो फॉर्मूला आपको लिखना है और कुछ करना नहीं है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 2 पाई। बोला गया कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण क्या है P है। तो अगर यहाँ कोण अगर P है तो पाई आर स्क्वायर, अभी तो बताए थे पाई आर स्क्वायर, यहाँ ऑप्शन में क्या लिख दिया है, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो गलत इसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा पाई आर स्क्वायर P बटा 360। यहाँ क्या, क्योंकि P डिग्री दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही तरह से सब लिखा हुआ है, तो ऑप्शन उसमें सब, हाँ 180 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 180 360, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं चलती, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, मतलब दो गो वृत्त है, इसका त्रिज्या एक 19 सेंटीमीटर, एक छोटा है इसका 9 सेंटीमीटर है। दो गो वृत्त की त्रिज्या है, तो समझना है कि दो वृत्त का त्रिज्या एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त है। अब दोनों वृत्त को क्या कर दिया जाता है, तो परिधि अगर हम लोग निकालेंगे, तो पहला वृत्त का अगर परिधि अगर निकालेंगे, परिधि तो 2 पाई आर होता है, तो 2 लिख लेंगे और पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, 19 दूना कितना हो गया 38 पाई आ गया। ये पहला वृत्त का अगर निकाल रहे हैं, उसका अगर निकालेंगे परिधि 1 हो गया, तो परिधि यहाँ पे देखेंगे 2 का अगर निकाल रहे हैं तो 2 पाई R2, तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पे पाई लिख लेंगे, आर आर का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो 9 दूना 18, इसका आ गया 18 पाई। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों अगर परिधि को अगर हम जोड़ देते हैं तो 38 पाई प्लस 19 पाई, तो 8 8 16 1 17 3 1 4 57 पाई, तो 8 8 16 होगा, यहाँ पे ये 18 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 8 16 का 6 3 56 पाई, तो ये टोटल इसका परिधि हम लोग का निकल गया दोनों का 56 पाई। और हम लोग का इसका जानते हैं कि नया वाला हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा,
और इसको भागा दे देंगे आर से, तो 56 को अगर 2 से भागा दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, आर का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो दोनों योग के बराबर हो जाएगा। तो इसमें निकालना क्या था, बी ऑप्शन। तो देखेंगे 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में, मतलब एक यहाँ पे कमरा है और यह हम लोग 3D में अगर समझेंगे, जैसे मान लिए कि कमरा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये 3D में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अगर बात क्या करने बोला है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा मतलब कितना है, तो हम लोग का ना सबसे बड़ा बांस अगर लगाना है तो अगर यहाँ से अगर बांस को अगर हम स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से और उसको हम इस कॉर्नर में लाएंगे तो सबसे बड़ा बांस यही लगेगा, या इस कॉर्नर से अगर लाएंगे यहाँ से और उस कॉर्नर में ले जाएंगे तो यहाँ पे, तो हम लोग को ये निकालना है, इसका एल निकालना है। अब इसका जो मतलब एल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है लंबाई निकालने के लिए, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें आपको क्या कर देना, पुट कर देना है सबका वैल्यू। तो अब अगर लंबाई अगर बात करते हैं तो 12 दिया हो तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 144 प्लस 9 9 कितना हो गया 81 और 88 कितना आ गया 64। अब इसका क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। तो रूट अगर निकालेंगे सबको जोड़ के निकालेंगे या डायरेक्ट काट भी सकते थे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जोड़ेंगे सबको तो 6 5 यहाँ 5 आ जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 8 4 12, 12 6 18, तो 18 हो गया और एक एक, तो यहाँ पे देखेंगे 289, 289 किसका होता है 17 का होता है। तो सबसे बड़ा जो है 17 मीटर का इसमें क्या होगा, बांस इसमें लगेगा, हाइट का लगेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग देखेंगे एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु कहते किसको है, तो इस तरह से अगर ये बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, ये शंकु हो गया और इस शंकु में इसको हम लोग एल कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको आर कहते हैं। इतना शंकु में आपको जानना पड़ेगा कौन में। अब यहाँ पे बोला कि एक शंकु की ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर दे दिया क्वेश्चन में, ये 12 सेंटीमीटर है एच, इसके आधार का व्यास 10 दिया हुआ तो आधा कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपको एल निकालना है, तो एल निकालना है तो हम लोग फिर उसी तरह से कि एल बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, इसको जोड़ देंगे 5 4 9, 169 कितना होता है 13 होता है। अब यहाँ पे 13 सेंटीमीटर कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितना हो जाएगा, इसका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 36 कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। मतलब सेम यहाँ पे उसी तरह से एक इस तरह से मॉडल बनाया गया है और मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है और यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने इस गोले का आकार में इसको बदल दिया, मतलब इसको करके और एक गोला बना दिया, यही सी को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो गोले का त्रिज्या बताना है कि इसका त्रिज्या कितना होगा, मतलब इसका आयतन दोनों का क्या रहेगा, मतलब जो यही मिट्टी है यही मिट्टी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शंकु में क्या क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है तो शंकु का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कोण का, तो 1/3 पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, पाई को पाई छोड़ देते हैं, आर आर दिया है क्या, आर दिया हुआ है इसमें, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो 6 छक कितना आ गया 36 और एच हम लोग का दिया हुआ है 24, तो इसको काट देंगे 3 का 3 ये आ जाएगा, मतलब 12 गुना 24 पाई, ये निकल गया टोटल का आयतन इसका। अब अगर गोला का आयतन अगर बोलेंगे, गोले का
आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अब ये दोनों का अगर इक्वेट कर देंगे तो ये मतलब यहाँ पे अगर इक्वेट करेंगे हम लोग को निकालना क्या इसका है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 24 पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब आर जो बचा है हम लोग को निकालना है आर, तो ये चला जाएगा उधर, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये चला गया 3 ऊपर और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 12 गुना कितना हो गया 24, तो 4 छक 24, 12 छक 72, 12 तिया 36, 36 गुना 6, तो 6 छक 36, 3, 6 12 6 तिया 18 19 20 21 216। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर बराबर 216, तो आर बराबर अगर हम लोग पाई आर क्यू होगा यहाँ पे, इसको याद रखेंगे ये पाई आर क्या है क्यू है। अगर 216 किसका क्यू होता है, तो 216 अगर क्यू अगर होता है 6 का, ये टोटल कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा। दोनों की इक्वेट कर देना, यही वाला इसमें बना है। अब आता है 37 नंबर। ये तो फार्मूला बेस है, बस आपको इसमें देख लेना है कि कौन सा होता है। तो जो इसमें जो हम लोग फार्मूला देखेंगे बी जो होता है 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य, इसका जो सही ऑप्शन होगा कितना होगा बी नंबर। ठीक है, ये फार्मूला है, पहले आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, त्वरण कहते हैं हम लोग, त्वरण ये होता है। ठीक है, तो भी इसको कहते हैं। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है 39 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस में जो है किसी की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, इसका जो सही आंसर कितना हो जाएगा पी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पे बोला कि पीई मतलब पीई का जो वैल्यू है वह 0.05 है और ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब किसी चीज का प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, इसको याद रखना आपको कि कोई भी घटना का अगर घटने की जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है। तो 1 में से अगर 0.0 अगर 5 को घटा देंगे तो एक में घटा देंगे तो 0. कितना जाएगा 95 हम लोग का मिलेगा ना 0.95। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन ये आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सी में क्या लिखा हुआ सही ऑप्शन लिखा हुआ है। अब हम लोग का आज जो है आपका मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जल्दी। तो अब यहाँ पे देखेंगे यदि आप क्लास 10th पास करते हैं तो आपके लिए 11th के लिए जो है ऑनलाइन बेसिस पे घर से बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशल ये ऐप जो डेवलप किया गया है और इसमें क्लास यहाँ पे चल रहा है। तो इस ऐप का क्या क्या फीचर्स है समझेंगे यहाँ पे कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड और ऑफलाइन क्लास मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा समय के अनुसार, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जो भी क्लास लेंगे झारखंड के बेस्ट एडुकेटर हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उसी तरह से वहाँ पर भी क्लास होगा, रेगुलर क्लास होगा। न्यूनतम फी रखा गया है। यदि आप साइंस का अगर ऑनलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो 2499 रुपया पूरा साल का रखा गया है। और इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा का साल भर का जो फी रखा गया है, मात्र आपको कितना पे करना है, तो मात्र पे करना है 2499 रुपया। ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है ऑनलाइन। अगर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर आप पे करना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट 999 रुपया है। तो दोनों तरह से सुविधा आप जैसे पे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यदि आप हमारे क्लास में ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, राज्य में अगर टॉप करते हैं तो आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा और जिला में अगर टॉप करेंगे तो आपको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, अध्ययन केंद्र टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोर्स को परचेज करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास जो है 12th का बैच अभी कंटिन्यू चल रहा है, 11th का भी आपके एग्जाम के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी तरह से कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर नहीं लगेगा, इस नंबर पे क्या करना है कॉल व्हाट्सअप, और ये एड्रेस है, ये एड्रेस में विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे चलता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के साथ में। और कैसा क्लास लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।